और अब वक्त हमारी खास पेशकश का। निजामों का शहर हैदराबाद, ओवैसी का गढ़ हैदराबाद, बीजेपी का रण हैदराबाद। निजामी तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर हैदराबाद आजकल चुनावी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। यूं तो तमाम सियासी पार्टियां ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतने की कोशिश में हैं, लेकिन खास तौर पर बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी निजामों के शहर को भगवा रंग में रंगना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने दिग्गजों की फौज मैदान में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब की बार निजामों का शहर हैदराबाद में किसकी लहर? हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। शाह का शंखनाद, कौन जीतेगा हैदराबाद? और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूँ। बीजेपी का जोश आई, अब क्या करेंगे ओवैसी भाई? इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर, छोटा चुनाव, बड़ा प्रचार। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। ये तस्वीरें ओवैसी को ललकारने की हैं। ये तस्वीरें दक्षिण में बीजेपी का जोश हाई की है। ये तस्वीरें हैदराबाद चुनावी दंगल की हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन लोकल होने के बावजूद यहां बड़े वोकल होकर चुनावी जंग लड़ी जा रही है। चुनावी अखाड़े को जीतने के लिए बीजेपी अपने सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। तस्वीरें उस वक्त की है जब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रोड शो कर रहे थे। जिस वक्त अमित शाह रोड शो कर रहे थे, उस वक्त यहां का पूरा माहौल भगवा हो चुका था। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। लोग अमित शाह पर फूलों की बारिश कर रहे थे। अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। सिकंदराबाद में रोड शो से पहले अमित शाह ने हैदराबाद की फेमस चार मीनार मस्जिद के पास बने भाग्यलक्ष्मी की पूजा अर्चना की। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? अब सवाल ये है कि बीजेपी ने एक स्थानीय लेवल के चुनाव में अपनी पूरी ताकत क्यों लगा दी है? पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेता यहां आकर ओवैसी को चुनौती दे चुके हैं। पहले लोकसभा चुनाव, फिर बिहार विधानसभा में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बम बम हैं और इसलिए बीजेपी दक्षिण में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। इसके पीछे बीजेपी का मकसद एक है,
MIM को अपने गढ़ में कमजोर करना, यानी असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में कमजोर करना तेलंगाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इसके जरिए दक्षिण में अपने लिए आगे की राह तलाश करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक के बाद अगर दक्षिण में किसी राज्य में बीजेपी खुद को मजबूती के साथ स्थापित कर सकती है तो वो राज्य है तेलंगाना। दावा किया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इतना दमखम भी नहीं दिखाया था जितना कि हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में लगा चुकी है। बावजूद इसके भी वहां से बीजेपी की झोली में 4 सीट आ गई थी। अब पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त यहां पर ताकत लगाई होती तो ये सीटें बढ़ सकती थी। अब लोकसभा चुनाव में रही कसर को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा करना चाहती है। और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूँ। दरअसल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के मजबूत दुर्ग को ढहाने के लिए अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों तक फैला है, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। एक तरफ तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का भी हौसला बुलंद है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी एंट्री कर चुकी है और AIMIM का कद लगातार बड़ा होता जा रहा है और हैदराबाद तो खुद ओवैसी का ही गढ़ है। ऐसे में ओवैसी हैदराबाद में एक मजबूत किले की तरह डटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए इसीलिए यह राह आसान नहीं रहने वाली। ओवैसी के लिए हैदराबाद हमेशा से ही पार्टी के लिए एक कवच की तरह रहा है। 1927 में जब पार्टी का गठन हुआ था तब ये केवल तेलंगाना तक ही सीमित थी। 1984 के बाद से लगातार AIMIM की झोली में हैदराबाद की लोकसभा सीट जाती रही। साल 2014 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इसके अलावा इसी दौरान पहली बार ये पार्टी राज्य के बाहर महाराष्ट्र में विधानसभा की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें हासिल की। अब ओवैसी की नजर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर लगी। उनका बीजेपी का एक शख्स कहता है कि अगर बीजेपी बल्दिया का इलेक्शन जीतेगी, बिल्ली के खाब में छिछड़े बहुत आते हैं। बीजेपी अगर बल्दिया का इलेक्शन जीतेगी तो पुराने शहर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आपको स्ट्राइक करना था बेरोजगारी के खिलाफ, जो आप सरासर नाकाम साबित हुए। ये पहली हुकूमत है जो अपने ही मुल्क के शहर के इलाके के लोगों को पाकिस्तानी और रोहिंग्या कहती है कि पाकिस्तानी रोहिंग्या पुराने शहर में। इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी तो AIMIM की तरफ से भी ओवैसी खुद मोर्चा संभाले हुए। वो लगातार लोगों से पैदल संपर्क साधकर जन समर्थन जुटाने की कवायद में लगे, क्योंकि उनके लिए भी बीजेपी से पार पाना नाक का सवाल बन चुका है। अगर ओवैसी नाकाम होते हैं तो न सिर्फ उनकी छवि को गहरा धक्का लगेगा बल्कि उनके दूसरे राज्यों में बढ़ते कदमों पर भी ब्रेक लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा किस तरह से हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के लिए यह हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतना इतना जरूरी क्यों है? बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव प्रचार में क्यों उतारा था? तो ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 2017 में अमित शाह ने पार्टी को पंचायत से पार्लियामेंट ले जाने का लक्ष्य रखा था, जिसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी यहां अपना सियासी आधार मजबूत करने में जुटी हुई है। कहा जाता है कि यहां पर जीत से तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी फायदा होता है, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जबकि लोकसभा की सभी 5 सीटें इसी की हद में हैं। हैदराबाद नगर निगम का सालाना बजट करीब 5,500 करोड़ का है। तो ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से बीजेपी इस
चुनाव को जीतना चाहती है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बहाने बीजेपी की नजर तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर लगी है, लेकिन ओवैसी को हराए बिना यह संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी ओवैसी को उनके ही गढ़ में मात देने की रणनीति बना चुकी है, जिसके तहत बीजेपी भाग्यनगर के भरोसे अपना भाग्य आजमा रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने की बात भी चुनावी फिजाओं में उछाल दी है। हैदराबाद में चुनाव, बीजेपी ओवैसी में तनाव। किस ओर चुनावी लहर, टेंशन में ओवैसी ब्रदर्स। निजामों के शहर हैदराबाद में चुनाव हो और हिंदू मुसलमान ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? और इसलिए हिंदुत्व का कार्ड लेकर बीजेपी चुनावी अखाड़े में उतर गई है। तो उधर अपनी पार्टी का किला बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं और ऐसे में लोकल लेवल का ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम हैदराबाद में पड़े तो उनके स्वागत के लिए जबरदस्त हुजूम उमड़ पड़ा। रोड शो में फूलों की बरसात होने लगी। हरे रंग में रंगने वाला निजामों का शहर भगवा रंग में रंग गया। पहली बार हैदराबाद में भीड़ का रंग भगवा नजर आ रहा था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के चुनावी फिजाओं में शहर के नाम की सियासत का रंग चढ़ा दिया। अपनी चाल के सहारे उन्होंने ओवैसी की हर रणनीति को नाकाम करने की कोशिश की। योगी ने भी अपनी तीरों के लिए ओवैसी को ही चुना। साथ ही उन्होंने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की चुनावी विसात बिछा दी। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। हैदराबाद में यूपी के मुख्यमंत्री शहर का नाम बदलने की बात करें और ओवैसी भाइयों के दिमाग का तापमान ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओवैसी ने भी अपने अलग ही अंदाज में जवाब दे दिया, लेकिन योगी भी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाली योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी जिन्ना पाकिस्तान का मुद्दा चुनावी बयार में उछाल दिया। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये MIM की असलियत को बताने का कार्य करता है। बल्दिया का इलेक्शन आया तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात। ये पहली हुकूमत है जो अपने ही मुल्क के एक शहर के इलाके के लोगों को पाकिस्तानी और रोहिंग्या कहती है। क्या पाकिस्तानी रोहिंग्या पुराने शहर में? यानी हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में भी नेशनल चुनाव की तरह ही हर मुद्दों पर निशाने साधे जा रहे हैं। जुबानी जंग हो रही है। चुनाव में जहां बीजेपी, AIMIM और TRS तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहां भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस हाशिए पर है और तेलुगु देशम पार्टी को भी लोग पसंद नहीं करते। TDP को तेलंगाना के गठन का विरोध करना भी भारी पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी की सीधी टक्कर AIMIM से है। बीजेपी इस चुनाव में यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह AIMIM अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसार रही है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उसे रोकना जरूरी है और इसीलिए ओवैसी को हैदराबाद में हराने के लिए वो जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है। और अगर बीजेपी हैदराबाद का वोट अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो जाती है तो इसका सीधा फायदा उसे अगले विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा।
हालांकि बीजेपी का दावा है कि उसका मॉडल विकासवाद का है, इसलिए वो लोकल चुनाव को भी नेशनल लेवल पर लड़ती है। यानी इस बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव हैदराबाद शहर के विकास के साथ साथ तेलंगाना में बीजेपी के विकास की दिशा भी तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बंगाल का सियासी गेम जीतने के लिए बीजेपी टीएमसी का खेल खराब करने में जुटी है, लेकिन इस वक्त ममता के लिए सबसे बड़ा खतरा है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु की बगावत ममता को नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी को फायदा। इसलिए अब अपने दाहिने हाथ को मनाने खुद दीदी जाने वाली हैं। सवाल यही है कि शुभेंदु घर वापसी करेंगे या नहीं। दीदी के घर में घमासान, शुभेंदु लाएंगे तूफान। शुभेंदु अब ममता से टकराएंगे, टीएमसी को नुकसान पहुंचाएंगे। शुभेंदु की सीधी हुंकार, टीएमसी में आई दरार। ये शुभेंदु का दीदी को खुला चैलेंज है। ये तस्वीर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाली है। कभी ममता के राइट हैंड रहे शुभेंदु का ये वही जनाधार है जो दीदी की परेशानी का सबब बना हुआ है। पूर्वी मेदिनीपुर में ये उन्हीं शुभेंदु अधिकारी की रैली है जो कुछ दिन पहले ही ममता का साथ छोड़ चुके। शुभेंदु ने सिर्फ रिजाइन ही नहीं किया, बल्कि अब ममता बनर्जी के खिलाफ मैदाने जंग में कूद पड़े। ये तस्वीर उसी का सबूत है। शुभेंदु ने ऐसे वक्त में ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है जब बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 महीने बाद राज्य में वोटिंग होनी है। दीदी की सल्तनत हिलाने के लिए बीजेपी बहुत तेजी से अपने प्लान बंगाल पर काम कर रही है। ममता इससे बहुत टेंशन में है, लेकिन इस वक्त उनके तनाव की सबसे बड़ी वजह शुभेंदु है। वही शुभेंदु जिन्होंने एकला चलो की राह पकड़ ली है। शुभेंदु अधिकारी के बगावत और उन्हें मिल रहे भारी जन समर्थन से इन दिनों ममता बनर्जी की नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का भारतीय जनता पार्टी में जाना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ तो वहीं ममता बनर्जी के लिए वो अशुभ साबित न हो जाए, और इसीलिए वो लगातार चाह रही हैं कि जल्द से जल्द शुभेंदु अधिकारी की पार्टी में वापसी हो जाए। 7 दिसंबर को ममता मेदिनीपुर में शुभेंदु के घर जा सकती है। वो शुभेंदु अधिकारी से बात करेंगी, उनकी नाराजगी दूर करेंगी। शुभेंदु की खुली बगावत के बाद ममता सख्ते में है। उन्हें डर है कि पार्टी के कई और नेता चुनाव से पहले उनका साथ छोड़ सकते हैं, इसलिए अब वो अंदर खाने नाराज चल रहे टीएमसी नेताओं को मनाएंगी। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी। इस दौरान वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उन्हें साफ संदेश देंगे कि पार्टी में उनकी फिक्र है, किसी भी हाल में उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। तो दीदी ने नाराज चल रहे नेताओं को मनाने की कमान खुद अपने हाथ में ले ली। वो इसके लिए ग्रास रूट पर जाकर काम करेंगे, क्योंकि उन्हें शुभेंदु के झटके से बहुत बड़ा सबक मिल गया है। शुभेंदु की अगर टीएमसी में वापसी नहीं होती तो ममता को कितना बड़ा नुकसान होगा ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि आखिर ममता के इस दाहिने हाथ ने उनका साथ क्यों छोड़ा। बगावत से पहले तक शुभेंदु ममता के राइट हैंड माने जाते थे। वो ममता सरकार में परिवहन मंत्री थी। कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वो पार्टी में लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से नाराज थी और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से। टीएमसी ने सबको चकाते हुए अपनी चुनावी रणनीति की कमान प्रशांत किशोर के हाथ में सौंप दी थी, जिससे सबसे बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी को ही लगा था। इतना ही नहीं, संगठन के अहम
मौकों पे भी ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को साथ लेके जाने लगी थी और इन दोनों ही बातों ने शुभेंदु अधिकारी को बागी बना दिया। पीके के आने से सिर्फ शुभेंदु ही नहीं, पार्टी के कई नेता उखड़े हुए हैं। कई तो ऐसे हैं जो पीके का खुलकर विरोध कर रहे हैं। এই রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি তিনি নিজে যদি চিন্তা ভাবনা করে কাজগুলো করেন, আমার মনে হয় তিনি সফল হবেন। আর যদি এই পিকের মতন এই সমস্ত এমনকি ভাড়াটে এদের নিয়ে এসে তাতে সফলতা পাওয়া যায় না। जाहिर है टीएमसी में नाराजगी चरम पर है। वजह कई है, एक है पीके और दूसरे हैं दीदी के भतीजे। इन्हीं दोनों की वजह से शुभेंदु सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं। अगर वो नहीं माने, ममता के साथ नहीं आए, तो 65 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। ममता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ममता इसी चुनावी रिस्क को टालने में जुटी, पर टाल पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमरदीप पासवान, कोलकाता, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।